Hello friends, welcome to this channel AG Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Chapter will be alternating current and today's topic will be NCERT example from 7.6 to 7.11. In the previous lecture we have already solved example from 7.1 to 7.5. लास्ट लेक्चर में आपने 7.1 से 7.5 तक के एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं 7.6 से लेकर 7.11 तक। क्वेश्चन नंबर 7.6 देखो, दिया है ए रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरड। एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध कितना है 200 ओम, और एक कैपेसिटर है C कितना है 15 माइक्रोफैरड, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। इन दोनों को आपने सीरीज में ये एक AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। इस तरीके से क्वेश्चन में आपका दिया है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 200 और ये C की वैल्यू दी है 15 माइक्रोफैरड। ये जो वोल्टेज आपका दिया है ये दिया है VRMS विल बी 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है F = 50 हर्ट्ज। आगे देखो, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट, यानी कि आपको फाइंड करना है IRMS। सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो सर्किट में क्या क्या है, R है और C है, आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला IRMS = V/Z और Z की जगह पे क्या लिखोगे, IRMS = V/Z की जगह पे √R² प्लस XL नहीं, यहाँ पर केवल XC है तो XC का स्क्वायर। अगर XL होता तो XL का स्क्वायर, अगर XL और XC दोनों होता तो XL - XC का होल स्क्वायर। ये सब आपको पता है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे RMS निकालता हूँ तो यहाँ भी क्या आएगा VRMS, कोई दिक्कत नहीं। VRMS की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 220 डिवाइडेड बाई √R² प्लस XC²। तो सबसे पहले आप XC की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो यहाँ पे XC की वैल्यू निकाल सकते हो। XC की वैल्यू डायरेक्ट आप पुटअप भी कर दो। R की वैल्यू कितनी 200, पर इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। R² प्लस XC की जगह पर 1/ωc, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 220/√R² प्लस 1/ω की जगह पे 2πf। ठीक, अब यहां पर मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूं। यहां पर अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो IRMS = 220/√R की जगह पे कितना है 200, तो ये 200 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई की जगह पे 3.14। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी है कितनी 50 50। C की वैल्यू 15 माइक्रोफैरड में है, जिसको चेंज कर लिया हो जाएगा 15 × 10⁻⁻6 फैरड। कहीं भी अगर माइक्रो में दिया हो तो उसको आप चेंज करने लेना कितना 10⁻⁻6। तो C की जगह कितना आपका आएगा 15 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये आपका आता है, ये पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 0.755 एम्पियर। क्लियर है? ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये डिवाइड करोगे, ये स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका ये आता है लास्ट में IRMS = 0.755 एम्पियर। दैट इज द आंसर। तो सबसे पहले आपको निकालना था IRMS, आपका IRMS आ गया। आगे कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर। आपको इस रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो निकालना है, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो निकालना है, यानी कि रजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज। करंट कितनी फ्लो रही है सर्किट में IRMS। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो VR, तो वोल्टेज का फॉर्मूला V = IR। तो VR = IRMS × R। ये हो गया किसके वोल्टेज के क्रॉस, सॉरी रेजिस्टेंस के क्रॉस। मुझे कैपेसिटर के क्रॉस निकालना होगा तो V = IRMS × V = I × R। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है XC।
क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेजिस्टेंस के लिए I इंटू आर, कैपेसिटर के लिए I इंटू एक्स, इंडक्टर होता तो I इंटू एक्स एल। तो IRMS कितना आपने निकाला 0.755 इंटू आर कितना है, आर आपका क्वेश्चन में दिया है 200, ठीक है। ये आप सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 111 वोल्ट, 111 वोल्ट। कैपेसिटर का अगर आप निकालो तो कैपेसिटर का अगर आप निकालो, ये रेजिस्टेंस का आपका आ गया 111 वोल्ट। अगर मैं कैपेसिटर का निकालता हूं तो IRMS कितना है 0.755 इंटू एक्सी की जगह पर वही 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू सी, सब वही है 0.755 इंटू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की जगह पर कितना 50 इंटू सी की जगह पर कितना 15 इंटू 10⁻⁶, तो 15 इंटू 10⁻�6 दैट विल बी इक्वल टू द, आप इसको सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 160.3 वोल्ट। ये आपका आ गया क्या VC, और ये क्या था आपका VR। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना आपका आया 111 वोल्ट, और कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है 160.3 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे ड्रॉप कितने का हो रहा है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितने का ड्रॉप हो रहा है VR, और कैपेसिटर में वोल्टेज कितने का ड्रॉप हो रहा है VC। तो यहाँ का ड्रॉप कितना 111 और कैपेसिटर का ड्रॉप कितना 160.3 वोल्ट, ठीक है। और आपने सप्लाई कितने का दिया था 220 वोल्ट का। आगे देखो, पार्ट ए में आपको IRMS निकालना था, पार्ट बी में आपको रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना था। पार्ट सी में दिया है इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। इसका मतलब ये है कि क्या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसका जो एल्जेब्रिक सम है क्या वो सोर्स वोल्टेज से अधिक है। ये बताओ, हमने सप्लाई कितने की दी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की मैंने सप्लाई दी। रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें कितना मिलता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें मिलता है 111 वोल्ट। कैपेसिटर का वोल्टेज हमें कितना मिलता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज हमें मिलता है कितना 160.3 वोल्ट। हम अभी बताओ, तो यहाँ का वोल्टेज 111, कैपेसिटर का वोल्टेज 160.3, तो अगर मैं दोनों का ऐड करता हूँ VR प्लस VC यानी कि 111 प्लस 160.3, ये इसको सॉल्व करोगे आपका आता है 311.3 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सप्लाई कितने का दिया 220 वोल्ट की आप सप्लाई दे रहे हो और आपको मिलता कितना है 311.3। क्वेश्चन में दिया है कि इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इनका जो एल्जेब्रिक सम है क्या ये सोर्स वोल्टेज से अधिक है, तो 100% अधिक है। इनका एल्जेब्रिक सम कितना हो रहा है 311.3, 311.3। ये आपका 220 वोल्ट से अधिक है, यानी कि आप जितनी की सप्लाई दे रहे हो आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ये इससे अधिक है। अब ऐसा क्यों, अब दिया है कि इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। एक्चुअल में क्या होता है आपका, एक्चुअल में ये आप इसको इस तरीके से ऐड नहीं करोगे, ये तो डीसी सर्किट की बात हो गई। आप एसी में इस तरीके से आप ऐड नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में आपका फेज डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस के केस में अलग होता है, इंडक्टर के केस में आपका अलग होता है, कैपेसिटर के केस में आपका अलग होता है। ये आपको क्लियर पता है। अब मुझे अभी बताओ, अगर मैं इसका एक छोटा सा अगर मैं एक फेजर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसी का एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फटाफट मुझे आप ये बताओ, करंट दोनों में सेम है, तो मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, करंट सेम है तो मैंने करंट को यहाँ पे लिख दिया, ये करंट जो वैल्यू सेम हो उसको यहाँ पे लिख दो। ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ये बताओ तो ये VR कहाँ पर होगा। आपको पता है कि V और I रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होते हैं। ये होता तो V कहाँ पर होगा, V ये होगा, देखो ये VR हो जाएगा। है कि कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो आपका लीड करता है, वोल्टेज आपका लैग करता है, यानी जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होता है 90 डिग्री का, और करंट यहाँ पर लीड करता है यानी कि आगे रहेगा। मुझे अभी बताओ, तो वोल्टेज को आप इसका जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वोल्टेज आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, इधर ड्रॉ करोगे कि नीचे ड्रॉ करोगे, सीधी सी बात आप नीचे ड्रॉ करोगे। ये आपको मैंने बताया भी था, ये सिंपल है, ये VL, ये VC, ये VR, इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था, कुछ उसमें सोचने की बात नहीं है। ये बताओ तो ये हो गया नेट वोल्टेज VR,
ये हो गया VC कैपेसिटर का वोल्टेज, ये हो गया रेजिस्टेंस VR का वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज कहाँ पर है, ये VC, ये VR। तो नेट वोल्टेज कैसे निकालोगे आप, ये हो जाएगा आपका नेट वोल्टेज। देखो ये VC है, ये VR है, ये बताओ तो VC को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। ये VC है तो VC को मैंने यहाँ भी शिफ्ट कर दिया तो ये भी VC ही होगा। ये VR, ये VC, तो ये नेट वोल्टेज कितना आपका आ गया, तो नेट वोल्टेज हमारा आ जाएगा √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो √VR कितना है आपका 111, तो 111 का स्क्वायर प्लस VC कितना आपका 160.3 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका आता है 220 वोल्ट। यानी कि आपने सप्लाई कितने की दी 220 वोल्ट, और आपको इन दोनों को ऐड करके मिल कितना रहा है 220 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आप वोल्टेज का जो एडिशन करोगे वो डायरेक्ट आप अलजेब्रिक सम नहीं करोगे, क्योंकि ये एसी सर्किट है और एसी सर्किट में वोल्टेज का जो हम एडिशन करते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम के थ्रू हम करेंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 7.6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.7। देखो 7.7 में दिया है कि फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर ए लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन। इसी में ऑप्शन भी दिया है कि पावर फैक्टर कैन बी ऑब्टेन बी इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट, एक्सप्लेन। पहला पार्ट क्या दिया है कि फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर ए लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन। देखो कोई भी हमारे पास सर्किट है उसमें से आपको पावर को ट्रांसमिट करना है। आपके पास कोई भी सर्किट है उसमें से आपको पावर को ट्रांसमिट करना है। दिया है कि ए लो पावर फैक्टर, पावर को आपको ट्रांसमिट करना है, पावर को आपको ट्रांसमिट करना है। और दिया है कि लो पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर का मान कम है। ए लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस, यानी कि अगर पावर फैक्टर कम है तो पावर लॉस कैसा होगा, अधिक होगा। लार्ज पावर लॉस, यानी कि अगर लो पावर फैक्टर है तो इसमें पावर लॉस कैसा होता है, अधिक होता है इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन। इसको आप एक्सप्लेन करो। मुझे आप सबसे पहले बताओ इस एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P = VRMS IRMS cos φ। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। अब अगर पावर फैक्टर हमारा लेस है, लो पावर फैक्टर, यानी कि अब ये बताओ पावर फैक्टर को आप किससे लिखते हो, पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, cos φ। यही तो आपका पावर फैक्टर है। यानी कि अगर ये पावर फैक्टर आपका कम है और आपको पावर को ट्रांसमिट करना है तो वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको किसको चेंज करना पड़ेगा, आपको करंट को चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको कम रखना है और पावर को आपको ट्रांसमिट करना है। बात समझना आप, ये कैसा है, ये लो पावर फैक्टर है, यानी कि ये पावर फैक्टर आपको कैसा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते, वोल्टेज तो 220 रहेगा, वो तो वही रहेगा। अब मेरी बात समझो आप, तो अगर हमें पावर फैक्टर का मान कम है तो आपको ये पावर को ट्रांसमिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। दोनों साइड में बैलेंस रखने के लिए अगर हमारे पास पावर फैक्टर कम है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया लो पावर फैक्टर कि अगर पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो तो इफेक्ट क्या होगा। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो हमें जितना भी पावर ट्रांसमिट करना है, मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 100 वाट का पावर ट्रांसमिट करना है, 100 वाट का जो पावर है वो आपको ट्रांसमिट करना है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो और क्वेश्चन में दिया है कि ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी लेस है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू लेस है, आपको ये कांस्टेंट रखना है 100, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि करंट आपको यहां पर इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो पावर का फॉर्मूला I² इंटू R, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो पावर होगा, पावर क्या हो जाएगा, हाई पावर लॉस होगा आपका, यानी कि पावर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आप I इंक्रीज करोगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज, यानी कि पावर का यहां पर लॉस कैसा होगा आपका, लार्ज पावर लॉस। बात समझ में आया, सिंपल है। आगे इसी में एक पार्ट आपको और दिया है, इसी में आपका एक पार्ट और दिया है, आगे दिया है पार्ट बी, पावर फैक्टर कैन ऑफ्टन बी इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि अगर आप एक कैपेसिटर का यूज करो तो हम पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ ए कैपेसिटर इन द सर्किट एक्सप्लेन, कैसे यूज कर सकते हैं, देखो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक सर्किट है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi इज इक्वल टू R/Z। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पावर फैक्टर को हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कैपेसिटर। तो हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटर नहीं है तो क्या होगा, और अगर कैपेसिटर है तो क्या होगा। तो मान लेता हूं मैं कि हमारे पास यहां पर एक सर्किट है जिसमें L है और R है, बस C नहीं है, यानी कि ये विदाउट कैपेसिटर, विदाउट C। और यहां पे हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें L है, C है, R है, ये क्या होगा, ये विथ कैपेसिटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर आप कैपेसिटर का यूज करो तो आप पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना कैसे। तो हमारे पास एक सर्किट है L और R की, और एक सर्किट हमारे पास LCR की। तो यहां पर विदाउट कैपेसिटर है, बिना कैपेसिटर के, और ये विथ कैपेसिटर। ये बताओ बिना कैपेसिटर के Z कितना होगा, Z इक्वल टू अंडर रूट, R है और L है तो R² प्लस XL²। यहां पर Z कितना होगा, तो Z इक्वल टू R², यहां पे LCR तीनों है तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर। मुझे अब ये बताओ इन दोनों Z में से कौन सा Z मिनिमम है, कौन सा Z मैक्सिमम है, कौन सा Z कम है, कौन सा Z अधिक है, ये बताओ। यहां पर ये तो कॉमन है R² प्लस XL², और यहां पर क्या है, XL माइनस XC का स्क्वायर, यानी कि यहां पर वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है, XL में से कुछ ना कुछ कम माइनस कर रहे हो, यानी कि ये वैल्यू क्या है, कम है, यानी ये क्या है आपका लेस है, और ये क्या है, ये आपका मोर है, ये आपका अधिक है। ये जो Z होगा ये अधिक है, और ये जो Z होगा ये आपका कम है। अब पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi इज इक्वल टू R/Z। यहां भी cos phi इज इक्वल टू R/Z। मुझे अभी बताओ अगर ये जो Z है ये अधिक है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये Z आपका अधिक होगा तो ये cos Z विल बी लेस। यहां पर ये Z आपका लेस है तो ये cos phi विल बी मोर। अगर आप देखो यहां पर कि अगर हम कैपेसिटर को यूज करते हैं तो पावर फैक्टर आपका अधिक है, और अगर आप कैपेसिटर को यूज नहीं करते हो तो पावर फैक्टर आपका कम है। तो क्वेश्चन में यही तो बोला आपको कि अगर आप कैपेसिटर का यूज करते हो तो पावर फैक्टर आपका इंक्रीज हो जाता है। तो कैसे इंक्रीज होता है, तो आपने देख लिया कि अगर हम कैपेसिटर को यूज करेंगे तो हमारा इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगा, इंपीडेंस डिक्रीज होने के कारण हमारा जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7.7। आगे देखो, सेवन पॉइंट 8 देखो, 7.8 में दिया है कि साइनोसोडियल वोल्टेज ऑफ पीक वोल्टेज 283 वोल्ट। एक साइनोसोडियल वोल्टेज है, उसका पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो V मैक्सिमम इक्वल टू 283 एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इज अप्लाइड टू ए LCR सर्किट। सर्किट कौन सी है, LCR सीरीज सर्किट। आगे
वेयर आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू दी है कितनी 3 ओम, एल आपका दिया है 25.48 मिली हेनरी, मिली हेनरी है तो सब फटाफट इसको क्या करोगे आप हेनरी में चेंज करोगे तो 25.48 इंटू मिली की जगह पे 10⁻³ हेनरी। आगे कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटर दिया आपका 796 माइक्रोफैरेड, तो ये माइक्रो में है जिसको भी चेंज कर लेते हैं 796 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। इसके हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे आगे फाइंड, आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है इम्पीडेंस, सबसे पहले निकालना है यहां पर इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, किसकी वैल्यू Z आपको यहां पे निकालना है। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू LCR सर्किट के लिए मैंने आपको बताया था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो आपको R की वैल्यू चाहिए तो R की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है 3 ओम, XL निकाल लो XC निकाल लो, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। चाहो तो आप मैं यहाँ पे XL कैसे कितना आएगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा की जगह पर 2πfL, 2 इंटू पाई की जगह पर 3.14, F की जगह पर कितना 50 क्वेश्चन में दिया है, L कितना 25.48 इंटू 10⁻³ ये हम सॉल्व करते हैं, ये मेरा आता है 8 ओम, तो XL इजकल टू 8 ओम, ये हमारा आ गया XL। अब मुझे XC चाहिए तो XC का फॉर्मूला 1/ωc, 1/ω की जगह पर 2πf इंटू C, XC इजकल टू 1/2 पाई की जगह पे 3.14, F की जगह पर 50 इंटू C की जगह पर ये आपका आ जाएगा 796 इंटू 10⁻⁶, ये आपका आ जाएगा XC। हम इसको XC जब हम निकालते हैं तो ये मेरा आता है 4 ओम। बस XC हमारे पास है, XL हमारे पास है, हमारे पास R है, तो हम Z निकाल सकते हैं ना। तो Z कितना आ जाएगा, तो Z इज इक्वल टू √R², R यानी कितना 3 का स्क्वायर प्लस XL यानी कितना 8 माइनस XC कितना 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √9 प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 25, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5। तो Z इक्वल टू कितना 5। ये आपका पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी दिया है फेज डिफरेंस, कलांतर निकालो आप, यानी कि फाई की वैल्यू फाई। ये बताओ तो LCR सर्किट में फाई निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कितना, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। ये हो जाएगा tan phi इज इक्वल टू व्हाट इज द XL विल बी 8, XC विल बी 4 एंड R विल बी 3। 8 माइनस 4 अपॉन 3, तो इसको हम सॉल्व कर दिया, आपका आता है tan phi इज इक्वल टू 8 माइनस 4 यानी कि 4/3, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। जब आप tan का टेबल देखोगे, आपके बुक में दिया है tan का, जब आप टेबल देखोगे तो 4/3 में कितना आपका एंगल मिलता है, ये आपका एंगल मिलता है 53.1 डिग्री। आपको इसको टेबल देखना पड़ेगा, जब आप टेबल देखोगे तो 4/3 में कितना पाएगा 53.1 डिग्री, ये आपका फेज डिफरेंस बी। आगे दिया है पार्ट सी, दिया है कि पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। चलो तो हम पावर निकालते हैं। पार्ट सी, पावर कैसे निकालोगे, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू I² इंटू R, सिंपल, P इक्वल टू I² इंटू R। पावर यहाँ पे कौन सी करंट आप लोग IRMS हमेशा वही लेते हो, तो IRMS² इंटू R, ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, तो सबसे पहले आप R के वैल्यू, आपको पता है कि इंडक्टर में पावर कितना होता है, 0 होता है, कैपेसिटर में पावर कितना होता है, 0 होता है। पावर होगा कहाँ पे, केवल रेजिस्टेंस में, तो P इक्वल टू I² इंटू R। IRMS आप निकालो कि पूरे सर्किट में अगर हमारे पास L, C, R तीनों सर्किट है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर ये L है, ये C है, ये R है, यहाँ पर आपने वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो करंट आपकी फ्लो रही होगी वो कितनी करंट फ्लो रही होगी, तो करंट का फॉर्मूला IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z, यही तो है ना। करंट कितना आपका आ जाएगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS, तो वोल्टेज आपने कितने की सप्लाई दी है, तो वोल्टेज आपने सप्लाई दी है, ये देखो ये मैक्सिमम वोल्टेज है। आपको VRMS चाहिए तो VRMS कितना आपका आ जाएगा, VRMS इज इक्वल टू VM/√2, यानी
283/√2, ये आपका आ गया क्या, VRMS। तो 283/√2, तो VRMS की जगह पे कितना आपका आ जाएगा, 283/√2, ये आपका आ गया क्या, VRMS। और इंटू 1, ये देखो ये VRMS और नीचे Z था आपका, तो Z की वैल्यू कितनी हमने निकाल के रखी है, Z की वैल्यू हमने निकाल के ऑलरेडी रखी है कितनी, 5। ठीक है, ये पूरे को हम सॉल्व करते हैं। IRMS ये हमारा आता है कितना, 40। 283/5 डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो ये हमारा IRMS कितना यहाँ से आ जाएगा आपका 40। और जैसे ही IRMS हमारा 40 आता है वैसे हमारा पावर कितना आ जाएगा, P = I² × R। तो IRMS स्क्वायर इंटू R, तो IRMS की वैल्यू कितनी, 40 का स्क्वायर इंटू R कितना दिया है, तो R हमारा दिया कितना, 3 ओम। इसको हम रखेंगे यहाँ पे 3, दैट विल बी 4800 वाट। ये हमारा पावर। क्लियर है। पार्ट ए इंपीडेंस निकालना था, बी में आपको फेज डिफरेंस निकालना था, सी में आपको पावर निकालना था, पार्ट डी में आपको बताना है व्हाट इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना होगा, ये रफ कर देता हूं मैं। पावर फैक्टर कितना होगा वो आपको निकालना है। पावर फैक्टर मतलब cos फाई। चाहो तो इसको दो तरीका है, या तो आप cos फाई की वैल्यू पुट करो R/Z। cos फाई की वैल्यू कितनी, R/Z। R की वैल्यू पता आपको 3 आया था शायद, और Z की वैल्यू भी आपका 5 आया था, तो वहां से हम निकाल लो। अब अभी मैंने फाई की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी, 53.1, यानी कि cos 53.1 डिग्री। आप इसकी वैल्यू निकालो 53.1 डिग्री की। आप जब आप बुक में देखोगे ना तो आपको कॉस की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको बुक में साइन की वैल्यू दी है और टेन की वैल्यू दी होगी, तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब 53.1 है ना, तो हम 90 में से इसको माइनस कर देंगे। मुझे cos 53.1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपके बुक में साइन में वैल्यू दी है, cos में नहीं दी है, तो आपको cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस 90 में से हम इसको माइनस करेंगे। 90 में से हम 53.1 को हम माइनस करते हैं, ये हमारा आता है 36.9 डिग्री, यानी कि cos 53.1 को हम लिख सकते हैं साइन 36.9 डिग्री। क्लियर है। cos 90 माइनस cos थीटा की जगह पे sin 90 माइनस थीटा लिखते हो ना, ये वही है। तो 53.1 है, तो 53.1 को 90 में से माइनस करेंगे तो 36.9, तो cos को हमने sin में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब आप अपने बुक में जब आप वैल्यू देखोगे sin 36.9 की, तो 36.9 का मतलब क्या हुआ, ये नियर अबाउट 37 है। नियर अबाउट कितना है, 37। जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो आपका आता है 0.6018। यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको, वहाँ पर आप देख लो साइन 37 में वैल्यू कितनी है आपकी, 0.6018, दैट इज द आंसर। ओके, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.9।